नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में फिजिक्स में पढ़ा जा रहा था कि E बराबर होता है F/Q। यही हमने पढ़ा। अब इस पर संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगाया जा रहा था, एक आध दो न्यूमेरिकल लगाया गया था, कुछ और न्यूमेरिकल लगा लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो चलिए लिखिए प्रश्न, बोला जाए। तैयार हैं? चलिए लिखिए। यदि 50 कूलाम के आवेश पर किसी अन्य बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु आवेश के कारण 200 न्यूटन का बल लग रहा हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि Q बराबर 50 कूलाम और F बराबर है 200 न्यूटन। तो E बराबर होता है F/Q। तो 200/50 यानी हो जाएगा 5 चौके 20, 4 न्यूटन प्रति कूलाम। 4 न्यूटन प्रति कूलाम। हो गया। चलिए अगला लिखिए। दूसरा नंबर 20 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 80 कूलाम का आवेश पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। तो हमें पता है कि E बराबर F/Q। तो F बराबर Q इंटू E। Q का मान है 80 कूलाम और E का मान है 20। इसका मतलब ये है कि 1600 न्यूटन। हो गया।
चलिए अब देखिए, जैसे कोई भी बिंदु पर अलग अलग आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हों, तो जैसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है P पर, और यहाँ पर Q1 है, यहाँ के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E1 है, यहाँ E2 है, Q2 है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है E2 है, ठीक है। और यहाँ पर Q3 है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E3 है। तो ये सभी सदिश है ना, तो यहाँ पर परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा E, वो हो जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3, इनके परिणामी वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब किसी भी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग हों, E1, E2, E3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, तो उस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए, लिखिए, जब किसी बिंदु आवेश पर भिन्न भिन्न आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3 डॉट डॉट एंड सो ऑन En हो तो लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन होता है, जैसे लिखा गया है, होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये वेक्टर है, जैसे वेक्टर जोड़ा जाता है उसी तरह इसको भी हम जोड़कर परिणामी दिशा भी निकाल लेंगे और E की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हो गया। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होता है वो वैद्युत बल जिधर लगता है उधर की तरफ दिशा होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे कि जब कोई भी एनीवे, ठीक है, अगर यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, जो कि एक गोला है कैपिटल R त्रिज्या का, इसी पर आवेश है, कैपिटल R त्रिज्या का ये गोला है, और इस पर जो टोटल आवेश है, ठीक है, जो टोटल आवेश है इस गोले पर वो Q है, और इसके कारण इस गोले के बाहर P बिंदु पर यदि हमें, जो कि इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E हो, ठीक है, इस आवेश के कारण, तो E की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हमें पता है कि यहाँ पर लगने वाले बल की गणना कर लिया जाए। इसके कारण अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं परीक्षण आवेश Q0 रखा गया, तो इस गोली आवेश के कारण P पर लगने वाला बल की गणना हम करेंगे। तो लिखेंगे गोली आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल, ठीक है, गोली आवेश, पहले समझ लीजिए, गोली आवेश के कारण Q0 पर बल
तो बल F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू Q इसका टोटल आवेश और Q0 अपान r²। ठीक है, इसलिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। तो यहाँ पर हम F का मान रख दें 1/4πε0 और Q0 अपान r², और इसी में Q0 का हम भाग देंगे तो Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू Q अपान r²। तो ये किसी भी गोले पर Q कूलम का आवेश है, तो उसके कारण केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, तो लिख लीजिए E के लिए लिखिए, यदि कैपिटल R त्रिज्या के गोले पर Q कूलम का आवेश हो, कैपिटल R त्रिज्या के गोले पर Q कूलम का आवेश हो, Q कूलम का आवेश हो, जिसके केंद्र से P दूरी स्मॉल r दूरी पर, जिसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F कैपिटल F तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कैपिटल E हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो अब लाइन छोड़ दी, नीचे लिखिए, गोलीय आवेश के कारण Q0 पर बल F बराबर, जैसे यहाँ लिखा गया है, गोलीय आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 अपान r², Q इंटू Q0 अपान r² तथा E बराबर F/Q0 से F का मान रख दिया गया, Q0 से भाग दे दें, Q0 कैंसिल हो जाएगा। E का मान ये लिख लीजिए 1/4πε0 Q अपान r²। हो गया। अब देखिए, यदि गोले पर पूछा था, गोले पर, तो जब गोले पर होगा तो केंद्र से इसकी दूरी तो कैपिटल R हो जाएगा ना। तो जब गोले पर कहा जाए तो लिखिए, गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 और Q अपान कैपिटल R²। गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपान R²। कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या है। हो गया। स्मॉल r के जगह पर अब कैपिटल R हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, अब दूरी घटती जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ता जाएगा, यानी मैक्सिमम यहाँ पर होगा। तो हम यही कह सकते हैं कि अधिकतम जो है गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा कि गोले पर आवेश के कारण
गोले पर आवेश के कारण अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले पर होता है, गोले पर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले पर होता है। ठीक है। अब देखिए गोले के अंदर जरा समझ लीजिए, फिर जो है लिखिएगा गोले के अंदर। तो देखिए यहाँ पर है क्या कि जैसे कोई भी गोला है, एनीवे पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। तो इस पर तो आवेश है ना, इस पर क्या है, आवेश गोले के चारों तरफ सरफेस पे है। अब इसके अंदर अगर हम Q0 यहाँ पर कहीं आ गए तो अब इस पर जो आवेश बटे होंगे, चारों तरफ बटे होंगे, तो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगेगा हो सकता है कि इधर लगे, क्योंकि ये तो और इसके यहाँ का आवेश होगा तो उसके कारण इधर लगता होगा, यहाँ के आवेश के कारण इधर लगता होगा, यहाँ के कारण इधर लगता होगा, यहाँ के कारण इधर लगता होगा। इसका मतलब ये है कि किसी एक बिंदु पर चारों तरफ जो लगते होंगे और इनका बीजगणितीय जब हम योग निकालते हैं वेक्टर का तो शून्य आता है। क्या आएगा? शून्य, क्योंकि ये चारों तरफ है ना। ठीक है। तो इसलिए गोले के अंदर वैद्युत, ये एक सदिश राशि है, इसीलिए गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। तो लिख लीजिए गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, शून्य होता है। समझ में आया? क्योंकि गोले के अंदर किसी भी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ भिन्न भिन्न आवेशों के कारण, जो सरफेस पर आवेश हैं उनके कारण, आवेशों के कारण उत्पन्न होता है, जिनका बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, जिनका बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, जिनका बीजगणितीय योगफल क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर? यानी गोले के अंदर E की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे समझेंगे हम कि जैसा कि यहाँ पर देखा गया कि E प्रोपोर्शनल है 1/r²। ठीक है। अब इसके कारण E और R में अगर ग्राफ खींचा जाए, E और R में, तो ध्यान समझिएगा E और R का ग्राफ किसी भी गोलीय आवेश के कारण, तो यह जो है R को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? R को। और ये किसको प्रदर्शित करता है? E को, ऊपर। ठीक है। अब चलिए, तो जो इस पर आवेश Q के कारण जो होता है, यदि सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की R है, तो ये जो है ऐसे होता है। तो यहाँ भी ऐसे। ठीक है। इस तरह होता है, बहुत तेजी से गिरता है। और ये यहाँ से ये दूरी क्या है? कैपिटल R। ठीक है। तो ऐसे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बना लीजिए। तो गोले के अंदर जैसे गोले पर मैक्सिमम है और गोले के अंदर 0, गोले के अंदर E की वैल्यू 0, और ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे E की वैल्यू क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ये ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बना लीजिए।
ये आर है, कैपिटल आर, और इसमें ए की वैल्यू 0, ये नीचे आ गया है तुरंत। हो गया। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसके विषय में हम लोग जो है देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र दर्शाता है वो वास्तव में जो बल लगता है किसी भी आवेश के कारण, ठीक है, तो वह बल जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, और यह हमेशा प्लस Q से माइनस Q तक के लिए, यानी अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं तो हम देखेंगे कि जो धनात्मक आवेश होता है, जैसे यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस आवेश है, तो इसके आसपास में जो बल लगते हैं वो बल जो है इधर से इधर की तरफ जाता है, ठीक है। और यही जब हम कहीं पर यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो देखेंगे कि यह जो परीक्षण आवेश होता है उस पर, तो ये बल जो है ऐसे, यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसे, यहाँ पर देखेंगे तो जब बल रखा जाता है, आवेश रखते हैं तब, तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और ये वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी है कि यह जो है प्लस सिरे से निकलकर माइनस सिरे पे जाकर समाप्त हो जाती है। धनात्मक सिरे से निकलकर माइनस ऋणात्मक सिरे पर जाकर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं जो है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ही दर्शाता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। और यह जो है एक काल्पनिक वक्र होता है, वास्तविक वक्र तो होता नहीं है। यह एक वास्तविक वक्र नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? कल्पना किया गया वक्र होता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होता है। अब यह जो है हम हमेशा देखेंगे कि जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये प्रैक्टिकल वगैरह में जो है जैसे चुंबकीय बल रेखाएं आगे चुंबक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो ठीक उसी तरह ये भी होता है, परंतु यहाँ पर ये प्लस सिरे से जाकर माइनस पे समाप्त हो जाता है। प्लस से जाकर माइनस पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और चुंबकीय बल रेखाओं में ऐसा नहीं होता है, वो अलग चीज़ होता है, उसमें ध्रुव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही बल लगते हैं, यानी ये ऐसे होता है, इधर ये निकल रहे हैं और इधर प्रवेश कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये वैद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी हैं। ये बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाते हैं, यानी इसमें इधर की तरफ बल लगेगा तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, इधर की तरफ है। क्लियर है? दूसरी बात ये है कि ये जहाँ पर सघन होते हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होता है, जहाँ विरल होता है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? कम होता है। तो जहाँ पर सघन होता है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, जहाँ पर विरल होता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होता है। साथ ही साथ ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं।
ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये हमेशा क्या होती हैं कि समांतर, अगर किसी भी बिंदु पर यहाँ पर और यहाँ पर हम अगर स्पर्शी खींच दें तो ये समांतर होंगी, और इसी जो समांतर स्पर्शी रेखा खींचा जाता है उसी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होता है। जो किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्शी रेखा खींच दें तो जो स्पर्शी रेखा होता है वो ये दर्शाता है कि उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, दिशा क्या है, ठीक है। और यही वैद्युत बल रेखाएं जब एकांक एरिया से, जैसे इस एरिया से, इससे होकर जो ये वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, इन्हीं को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। इन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। एकांक क्षेत्रफल से होकर वैद्युत बल रेखाएं जितना पास होती हैं उसी को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है? ये कहाँ से निकलती हैं? धनात्मक सिरे से। कहाँ तक जाती हैं? ऋणात्मक सिरे पर। ये जहाँ विरल होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, जहाँ सघन होती है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो लिख लीजिए वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इसकी प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है आप लोगों से। तो वैद्युत बल रेखाएं लिखिए। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है, वास्तविक तो होता नहीं है, ये अवास्तविक होता है। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। तीव्रता प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करती है। यह धनात्मक सिरे से निकलकर ऋणात्मक सिरे पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इसके निम्नलिखित गुण है। इसके निम्नलिखित गुण है। लिखिए। पहला नंबर, अब यही सब लिखिए जो हमने बताया। पहला लिखिए, बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश तक जाती हैं। चलकर ऋण आवेश तक जाती हैं। ऋण आवेश तक जाती हैं अथवा ऋण आवेश पर केंद्रित होती हैं। अथवा ऋण आवेश पर केंद्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं। दूसरा नंबर लिखिए। दूसरा नंबर लिखिए। बोले, किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अगला नंबर, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगला नंबर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की दिशा के लंबवत क्षेत्र की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। लंबवत ये क्षेत्रफल ऐसे हो और इससे होकर जितनी भी बल रेखाएं जाती हैं, ऐसे ये वैद्युत बल रेखाएं इधर जा रही हैं, लंबवत ऐसे क्षेत्रफल है, और ये अगर एकांक है तो इसमें से होकर जितनी भी बल रेखाएं जाएंगी वो ये इस तल पर भी है तो ऊपर से भी जाएंगी, नीचे से भी जाएंगी, चारों तरफ से जाएंगी ना बल रेखाएं। ऐसे अगर रोकने का प्रयास करें तो इसमें जितनी भी होकर जाएंगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है और उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। हो गया। चित्र बना लीजिए, ये चित्र बना लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ध्यान समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव, ये तो वैद्युत बल रेखाएं के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव पहले समझ लीजिए। तो जैसे एक ये धनात्मक आवेश है और एक ये ऋणात्मक आवेश है, बहुत सूक्ष्म दूरी पर अगर रखकर इन्हें जोड़ दिया जाए, बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखकर इनको किसी भी, जैसे कि छड़ है इस पर हम रख दें, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, मात्रा में बराबर होना चाहिए, तो ये पूरा निकाय जो है वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ये पूरा निकाय क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ये बहुत सूक्ष्म दूरी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अब इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए जितना कि ये दिख रहा है, ऐसा नहीं, बहुत सूक्ष्म, जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। तो इस निकाय को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा वैद्युत द्विध्रुव निकाय होता है जो कि अपने कारण भी अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में ले गए, ठीक है,
तब तो वैद्युत क्षेत्र में रहेगा ही रहेगा, वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा ही करेगा, इस पर बल भी लगेगा, अनुभव भी होगा। परंतु अगर अचानक वैद्युत क्षेत्र जिस वजह से वहां पर था उसको हटा दिया जाए तो इस निकाय के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं। इस निकाय के कारण भी वैद्युत क्षेत्र क्या होते रहते हैं? उत्पन्न होते रहते हैं। अब ये ऐसा निकाय है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र को हटा दिया जाए अचानक तो भी यह हमेशा अपने आसपास में वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता रहता है। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर कितना होगा तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले लिख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव इसमें लिखिए जब दो समान एवं विपरीत आवेशों को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, आवेशों को सूक्ष्म दूरी, यानी ये दूरी क्या होना चाहिए? बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। सूक्ष्म दूरी इसको 2L लिख देते हैं, सूक्ष्म दूरी 2L कर देते हैं, या A जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखिए, या तो A लिखिए या 2L लिखिए। सूक्ष्म दूरी 2L या A पर रखे गए हों तो इस पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। 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 हो गया? हो गया? अब देखिए इसको बना लीजिए, चित्र बना लीजिए। ये प्लस क्यू यहाँ पर दर्शाइएगा, माइनस क्यू यहाँ दर्शाइएगा। ये A दूरी या 2L दूरी जो भी दर्शाना है दर्शा दीजिए। अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा होता है, कहीं A लिखा होगा, कहीं 2L लिखा होगा या L लिखा होगा, जो भी बना लीजिए। अब देखिए ये इसका अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। और इसको निरक्षीय रेखा कहते हैं, जो लंबवत होता है, निरक्षीय। निरक्षीय कहते हैं। ये अक्षीय रेखा हो गया, ये निरक्षीय रेखा हो गया, जो लंबवत होता है। हो गया? अब देखिए इस द्विध्रुव के कारण जो है, ध्यान समझिएगा कि इस जैसे ये द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, ठीक है, जिस पर ये Q प्लस है और ये माइनस Q है। ये बहुत Q जो आवेश होता है ये भी बहुत सूक्ष्म होते हैं आवेश। तो अब इनके बीच की दूरी क्या है?
ए है या 2l है, जो भी है। तो इसके कारण अगर इसको हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में ले जाकर रखते हैं तो इस आवेश के कारण हमने कहा कि ये हमेशा जो है वैद्युत क्षेत्र जनरेट करते रहेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र क्या करते रहेंगे? जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगर आसपास में वैद्युत क्षेत्र है तब तो करेंगे ही करेंगे, नहीं है तो भी तो ये करेंगे, इनके भी पास तो आवेश है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा हो, जैसे यहाँ पर जनरेट हो रहा होगा वैद्युत क्षेत्र, तो इसके कारण हो रहा होगा, इसके कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर लग रहा है, जनरेट हो रहा है, उसमें अगर कोई आवेश रखेंगे तो उस पर बल भी तो कार्य करेगा, फोर्स भी तो लगेगा। इसका मतलब ये है कि इनके कारण इन पर एक प्रकार का बल कार्य कर रहा होगा, इस आवेश पर भी और इस आवेश पर भी, जो इस किसी न किसी एक निश्चित डायरेक्शन में होंगे, जो किसी न किसी एक निश्चित डायरेक्शन में होंगे, जो कि इसको या तो घुमाने का प्रयास करते होंगे या तो खींचने का प्रयास करते होंगे, जो भी कुछ न कुछ करते होंगे। तो ये पाया गया कि ये घूर्णन की तरह जो है गति करने के जैसे कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो घूर्णन की गति करने लगता है। इसीलिए ये द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वह P से डिनोट किया जाता है। और ये जो P होता है वो इस A जो दूरी है आवेशों के बीच और ये जो आवेश है Q, इसी के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q इंटू A, इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? जैसे आप सोचिए कि ये है, ऐसे आप लगाते हैं ना कि ये F है, बल कार्य कर रहा है इस पर, F इधर की तरफ, दोनों की दिशा क्या है? सेम है, विपरीत है, और परिमाण में क्या है? बराबर है। तो इनके बीच की दूरी अगर a है तो इस पर जो बल युग्म कार्य करता है तो वह F इंटू ए, हम क्या लिखते हैं? F इंटू ए, यही तो लिखते हैं, जो बलों का गुण कहलाता है, बल F इंटू ए। तो इस तरह जो यहाँ पर हम जब समान इक्वल फोर्स कार्य कर रहे हों, समान फोर्स कार्य कर रहे हों, ठीक है, और वह विपरीत दिशा में हो और a दूरी पर हो, ठीक है, तो इनके पर जो लगने वाला F इंटू ए होता है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर ये क्या है कि ये प्लस Q है और यहाँ पर क्या है? माइनस Q है। तो ये विपरीत है और इनके बीच की दूरी क्या है? a है। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा Q इंटू ए होगा, ठीक है। यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा? Q इंटू ए। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू ए जो जिसको किससे डिनोट किया जाता है? P से। a क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। या तो हम ये लिख सकते हैं Q इंटू 2l, कब? जब ये 2l दूरी होगा तब। तो हम ये भी लिख सकते हैं Q इंटू 2l या फिर Q इंटू ए, जहाँ a बराबर क्या है? 2l है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो लिख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी अथवा निकाय की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर P बराबर Q इंटू ए, P बराबर Q इंटू ए।
या P बराबर Q इंटू 2L, या P बराबर Q इंटू 2L, जहाँ A बराबर 2L है, जहाँ A बराबर 2L है, जहाँ A बराबर 2L है, जहाँ A बराबर क्या है 2L है, जहाँ A बराबर 2L हो गया। ठीक है, और इसे हमेशा कैपिटल P से ही दर्शाया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से, तो नोट में लिख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। लिख लिए। हो गया। अब आगे चल के हम जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया, अभी हमने बलयुग्म का बताया, इसी तरह चुंबकीय आघूर्ण भी पढ़ा जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कि चुंबक की लंबाई अगर L है और ये चुंबक जो है वो M है, तो M इंटू L ये चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो ठीक उसी तरह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है। अब यानी कहीं पर भी Q इंटू A आ जाए या Q इंटू 2L आ जाए, तो हम वहाँ पर क्या लिख देंगे, वैद्युत द्विध्रुव P लिख देंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर इसके द्वारा लगने वाला जो बल है उसके विषय में, बल फोर्स के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। और उसके बाद किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जब इस निकाय को रख दिया जाए तो इस पर जो आघूर्ण बलाघूर्ण कार्य करता है वो आघूर्ण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए देखा जाए। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर, अब ये देखिए ये प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है, और इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक 2L मान लेते हैं, और तो ये आधा इधर L होगा, इधर भी L होगा, समझिए। ठीक है। और यहाँ से अक्षीय पर यहाँ P कोई बिंदु है जो कि R दूरी है यहाँ पर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है हमें। तो यहाँ पर हमें E की वैल्यू निकालना है। तो इस माइनस Q के कारण ठीक है, यहाँ पर जो लगेगा वो तो इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये परीक्षण आवेश Q नॉट है तो ये प्लस होता है हमेशा, तो ये आपस की तरफ इधर खींचेगा। ठीक है, ये E1, और इस प्लस Q के कारण यहाँ पर E2 इधर की तरफ होगा। ठीक है। अब देखेंगे कि E1 और E2 का डायरेक्शन तो विपरीत है। ठीक है। तो माइनस Q के कारण जो यहाँ पर P पर वैद्युत क्षेत्र E2 होगा, तो E2 तो अभी हमने निकाला उसी तरह निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और ये Q अपान ये R²। ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ध्यान समझिएगा कि जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से ये R-L होगा। ठीक है। और जब यहाँ से दूरी लेंगे यहाँ से, तो ये R+L होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट से ना ये R है, तो यहाँ से R-L और यहाँ से R+L इसकी दूरी होगा। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना E1 और E2 निकाल लें। तो E2 जो है वो इसके कारण है, प्लस Q के कारण, तो धनात्मक प्लस
क्यू के कारण, ठीक है, टी पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर Q अपान हम लिखेंगे E2 बराबर R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस Q के कारण, ठीक है, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा E1, और E1 बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि E बराबर तो हमें पता है ना कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, तो हम R के जगह पर यहाँ पर R प्लस L और यहाँ R माइनस L रखेंगे। अब यहाँ E बराबर लिखेंगे E1 अधिक है माइनस E2, ठीक है। अब चलिए E1 क्या है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी है, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, Q भी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा कि 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहाँ पर हम क्या करें कि R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1 अपान यानी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस 2RL, फिर माइनस, ठीक है, और जब ये यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करके यहाँ लिख रहे हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और पूरे का बटा R माइनस L का ये स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे लिखा है ना कि A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं A इंटू बी का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। उसी तरह इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का गुणा करके स्क्वायर कर दें, तो जब ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये है ना, ये R माइनस L और R प्लस L, तो जब R माइनस L इंटू R प्लस L करेंगे, ठीक है, A माइनस बी और A प्लस बी वर्गांतर का सूत्र हो जाएगा, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या हो गया 2RL यहाँ पर है, 2RL यहाँ पर है, तो 4RL हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 2 4, तो 4RL, ठीक है। अब जरा यहाँ पर समझने योग्य बातें हैं। क्या बातें हैं, जरा ध्यान समझिए कि यदि L बहुत छोटा है, जैसे 2L है ना, तो छोटा है तो L तो और छोटा होगा, तो यहाँ पर L जो है R से बहुत छोटा होगा, तो L स्क्वायर जो है वो निगलेक्ट कर देंगे, L स्क्वायर निगलेक्ट होगा, L रहेगा लेकिन L स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4RL, और नीचे तो R पर 4 घात हो जाएगा ना, ये L तो हट जाएगा, तो R स्क्वायर पर स्क्वायर, तो R पे 4 घात, अब ये 4 घात है, ये R से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 घात हो जाएगा, और ये 4L है यहाँ पर, और ये Q है, तो इसको हम लिख दें ऐसे 2 इंटू 2QL अपान 4 पाई, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट और RQ ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ये 2QL है, तो अभी हमने बताया ना कि P बराबर क्या होता है 2QL। अब ये 2QL क्यों लिख दिया, क्योंकि इसी को हम लिखेंगे ऐसे Q इंटू 2L, तो ये तो P है ना, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसके जगह पर हम द्विध्रुव आघूर्ण रख दें, इसके जगह पर क्या लिख दें द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब ये द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और RQ।
यही हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। अर्थात हमें ई क्या मिला? ई मिला कि 1/4πε0 और इंटू 2p/r³। तो अक्ष पर ठीक है, केंद्र से r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है 1/4πε0 2p/r³ आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रूव करने के लिए आता है कि दिखाइए कि इतना होता है उसके अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लिया जाए। लिखिए जल्दी से इसे। लिखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l हो, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l हो, जिन पर +q व -q का सूक्ष्म आवेश हो, जो किसी स्थान पर रखा गया है, जिसके केंद्र से अक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए पहले चित्र बनाइए, और ये चित्र बनाइए +q -q, इनके बीच की दूरी 2l, और केंद्र से ये P की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, फिर इस -q से r -l और +q से r +l। दिखाइए जल्दी से। बना लिए चित्र? तब लिखिए प्लस q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 हो, +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 हो, तथा -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E1 हो, तो ये दोनों ही विपरीत दिशाओं में कार्यरत होंगे। अतः +q के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर, ये लिखिए 1/4πε0 q/r+l का होल स्क्वायर। E2 बराबर 1/4πε0 इंटू q/r+l का होल स्क्वायर हो गया। तथा -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर
1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर, r-l का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर हो गया। अतः E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हो गया, E1 माइनस E2। तब E1 और E2 का मान रख दीजिए, तो Q/1/4πε0 Q कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, तो बचेगा ब्रैकेट में ये लिखिए 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। हो गया, इतना लिख लिया। बोलिए, चलिए तब अब E बराबर लिखिए Q/4πε0 और ब्रैकेट में ये देखिए, यहाँ पर देखिए पहले, फिर लिखिएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखिए, और नीचे r+l का स्क्वायर इंटू r-l का स्क्वायर, ऐसे लिखिए। हो गया, लिख लीजिए। तब नीचे लिखिए Q/4πε0 और इसका वर्क करें, r+l का होल स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl अपान r। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये हम लिख दे रहे हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखिए। लिख लिए। अब दूसरा लाइन में लिखिए। अब देखिए माइनस से गुणा कर दीजिए, इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कर दीजिए इसे। हो गया। देखिए अब ये r स्क्वायर इस r स्क्वायर से कटेगा, l स्क्वायर से कटेगा और ये जुड़ जाएगा, तो नीचे लिख दीजिए Q/4πε0 ये जुटेगा तो 4rl अपान ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया। यहाँ पर लिखिए r इज ग्रेटर देन है l, यानी l के सापेक्ष r बहुत बड़ा है, इसलिए l स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा। नीचे लिख दिए l स्क्वायर को हटाने पर, निगलेक्ट करने पर तो ये लिखिए Q/4πε0 और ऊपर हो जाएगा 4rl अपान नीचे r⁴। हो गया। अब देखिए ये r से ये कट जाएगा तो 3 घात हो जाएगा, तो अब इसे हम लिखेंगे यहाँ पर E बराबर Q/4πε0 और यहाँ पे 4l अपान r क्यू इतना लिख लिए। तब E बराबर ये Q को इधर, इसको लिख दें 2 Q इंटू 2l अपान 4πε0 और r⁵। हो गया। अब इसको लिख दीजिए E बराबर यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा P, 2p अपान 4πε0 r⁵। जहाँ लिख दीजिएगा P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर Q इंटू 2l। हो गया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है
ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आपके जो भी दोस्त यार हों, रिश्तेदार में हों, जो कक्षा 12th में पढ़ रहे हों, उनको सूचित कर दीजिए, उन्हें व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, और ग्रुप से हमारे जोड़ दीजिए ताकि उनको भी सूचना मिलता रहे। तो अभी तो फ्री है, ट्रायल क्लासेज आप लोगों की चल रहा है, फ्री में ही आप पढ़िए। अभी पेड वर्जन नहीं स्टार्ट है, पेड वर्जन जब स्टार्ट होगा तो वीडियो कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं आप पूरा पढ़ाई कर सकते हैं तो फिर बताइएगा। तो फीस इसका जो है एक सब्जेक्ट का 1500 है, एक सब्जेक्ट का 1500, मैथ का 1500 और फिजिक्स का भी 1500 है, ठीक है। तो आज हमने बताया कि अक्षीय रेखा पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। कल बताएंगे निरक्षीय रेखा पर इसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।